हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैरियर एकेडमी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए वीडियो आएगी। तो सबसे फर्स्ट 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट को पढ़ते हैं। ये देखते हैं वीडियो। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले देखते हैं कि ठोस क्या है। हमारे आसपास हमने देखा है लकड़ी के टुकड़े हैं, टेबल है, बुक है, चेयर है, सब देखा है। सब ठोस के होते हैं। तो हमें जानना है कि ये ठोस होता है क्या है, इसकी और क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ठोस की डेफिनेशन क्या है, ठोस की परिभाषा क्या है, ठोस होता क्या है। हाँ, साथ साथ में नोट भी करते रहे। ठोस पदार्थ की पदार्थ की वह अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का गलनांक जिसमें पदार्थ का गलनांक वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर कमरे के तापमान से उच्च होता है। कमरे के तापमान से उच्च होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसमें पदार्थ का गलनांक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के तापमान से उच्च होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। लेकिन इस पूरी लाइन में एक वर्ड है गलनांक। पहले इसको जान लेते हैं कि गलनांक होता क्या है। तो गलनांक आपको मैं एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास एक बर्फ का टुकड़ा है। यह है एक बर्फ का टुकड़ा, और कमरे के तापमान पर जब ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है, कमरे के तापमान पर जब ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है, अर्थात ये बर्फ जब द्रव बनने लगता है, तो जिस तापमान पर ये पिघलना स्टार्ट होता है, उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं। अर्थात कोई पदार्थ जिस तापमान पर पिघलना स्टार्ट हो जाए, तो उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। तो पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसमें पदार्थ का गलनांक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के तापमान से उच्च होता है। कमरे का तापमान नॉर्मली 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर उससे ज्यादा तापमान है तो उसे ठोस अवस्था है। अब हमें ठोस के कुछ अभिलाक्षणिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ना है। क्या क्या गुणधर्म होते हैं ठोसों के, वो आगे देखते हैं। अब हमें ठोस के अभिलाक्षणिक गुणधर्म पढ़ने हैं। गुणधर्म पढ़ने से पहले मैं ठोस की संरचना बना लेता हूँ। ठोस की संरचना, उससे हमें समझने में सहायता मिलेगी। ठोस की संरचना, हमें पता है ठोस के जो कण होते हैं वो बिल्कुल ही नजदीक होते हैं, उनके मध्य बिल्कुल ही दूरी नहीं होती। ये ठोस के अणुओं की संरचना है, या फिर आप कह सकते हैं ठोस पदार्थ की संरचना। ठीक है, ये ठोस पदार्थ की संरचना है जिसमें ये कण है, या फिर आप इसको परमाणु, अणु या आयन कुछ भी बोल सकते हैं। परमाणु, अणु या आयन। अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि ठोस पदार्थ में अंतराण्विक ठोस पदार्थ में अंतराण्विक दूरी लघु होती है। अंतराण्विक दूरी लघु होती है। अंतराण्विक दूरी का मतलब अंदर जो अणु है या फिर अंदर जो परमाणु है, कण है, इनके बीच की दूरी बहुत ही लघु होती है। आपको बिल्कुल न के बराबर दिख रही है, या बिल्कुल ही दूरी नहीं है। तो अंतराण्विक दूरी बिल्कुल ही नगण्य होती है द्रव और गैस की तुलना में। अब दूसरा पॉइंट है, ठोस पदार्थ में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल, देखो एक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है। ये एक कण, ये दूसरा कण,
ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो ठोसों में दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। अब तीसरा पॉइंट, ठोसों के गलनांक अधिक होते हैं, ठोसों के गलनांक अधिक होते हैं द्रव और गैस की तुलना में। अब सिंपल सी बात है, अगर इन दो कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, इन दो कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल है और इनके मध्य दूरी बिल्कुल ही नगण्य है या बिल्कुल ही कम है, तो हम कहेंगे कि इनको तोड़ने के लिए जो तापमान देना पड़ेगा वो बहुत ही ज्यादा देना पड़ेगा। और जो किसी भी ठोस पदार्थ को पिघलाने के लिए या हम इसको ये बोल सकते हैं तोड़ने के लिए जो तापमान दिया जाता है उसी तो हम गलनांक कहते हैं। अब इनके मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, तो इसे पिघलाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होगी, तो सीधी सी बात है इसका गलनांक भी अधिक हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कि ठोस में अणुओं के मध्य रिक्ति होती है। अभी देखो यहाँ ये परमाणुओं के बीच में आपको स्थान दिख रहा है, इस स्थान को रिक्ति बोलते हैं। ठोस के परमाणु, ठोस के परमाणुओं के मध्य रिक्ति होती है, ठोस के परमाणुओं के मध्य रिक्ति होती है। अगला पॉइंट है, ठोस कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। हमें ये तो पता है, सिंपल सी बात है, ठोस कठोर होते हैं, लेकिन ये भंगुर क्या है इसको जानते हैं। भंगुर आपने देखा होगा कि जैसे नमक का कोई टुकड़ा है, अगर लेते हैं जैसे उसको हाथ में लेते हैं पूरा बिखर जाता है, या फिर हम अगर सर्दी में कोई लड्डू वगैरह है तो जैसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल बिखर जाते हैं, तो ऐसी प्रकृति होती है, उसको हम भंगुर प्रकृति बोलते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट है, ठोसों का घनत्व अधिक होता है, ठोसों का घनत्व अधिक होता है। घनत्व सबको पता है क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घनत्व भी ज्यादा होगा। इनका द्रव्यमान भी गैस और लिक्विड यानी द्रव की तुलना में अधिक होता है। सातवां पॉइंट जो है कि ठोसों के द्रव्यमान, ठोसों के द्रव्यमान, आयतन और आकार, आयतन और आकार निश्चित होते हैं। ठोसों के द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होते हैं। हम जल की तरह यूं नहीं कि आपने गिलास में लिया तो गिलास का आकार ले लेगा, आपने किसी बर्तन और बर्तन में जल को डाला तो उसका आकार ले लेगा, ऐसे ठोस नहीं होता। ठोस का एक फिक्स आकार होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हाँ तोड़ सकते हैं लेकिन उसको बदल नहीं सकते। तो ठोसों का द्रव्यमान भी फिक्स होता है, आयतन भी फिक्स होता है और आकार भी फिक्स होता है। तो अब चलते हैं अगली क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में ठोसों के गुणधर्म के बारे में पढ़ लिया था और अभी हमें पढ़ना है ठोस के प्रकार, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो देखते हैं ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, नाम पहली बार सुना होगा बहुत जनों ने, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखो इधर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या फर्क है। सबसे पहले आकार, आकार के आधार पर हम बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें परमाणुओं का आकार निश्चित होता है, इनकी जो अरेंजमेंट है, इनकी व्यवस्था है वो नियमित होती है, बिल्कुल ही नियमित व्यवस्था। या फिर आप इसको यूं बोल सकते हैं, अगर एक ए है उसके बाद बी आ रहा है, फिर वापस ए आ रहा है, फिर वापस बी आएगा, फिर ए आ रहा है,
फिर वापस बी आएगा, इधर बी आ जाएगा, ए बी और एक नियमित व्यवस्था होती है कि ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है। तो परमाणुओं की नियमित व्यवस्था होती है तो हम उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर परमाणु की कोई व्यवस्था ही नहीं है, परमाणु इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो हम उसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे देखो इधर, अगर आपके पास एक ए, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर वापस ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी ए, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किधर भी आ सकता है। आप अपने मन से भी बना सकते हो इसको, कोई फिक्स नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है ये अक्रिस्टल ठोस की, अर्थात कोई व्यवस्था नहीं है, रैंडमनेस है अंदर, जहां चाहे वहां कण आ सकता है। तो ये दोनों में फर्क हो गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में, कि अंदर इनकी जो बैठक व्यवस्था है वो अलग अलग होती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय है क्या। तो आपने क्वार्ट्ज, जैसे सिलिका जेल आपने नाम सुना, वैसे ही क्वार्ट्ज वो होता है, क्वार्ट्ज वो होता है क्रिस्टलीय ठोस। और इसी फॉर्मूले का अगर हम बात करें कांच, दोनों ही बोरॉक्स से बने, क्वार्ट्ज और कांच। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि क्वार्ट्ज में परमाणुओं का आकार नियमित और व्यवस्थित है जबकि इसमें अनियमित है। और सिंपल तरीके से समझते हैं, देखो संगमरमर पत्थर देखा होगा तुमने, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, संगमरमर का पत्थर मंदिरों में होता है। तो संगमरमर, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, वो एक क्रिस्टलीय ठोस है। और उसी फॉर्मूले से बना हुआ चौक जो हम बोर्ड पे लिखते हैं CaCO3, वो एक अक्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि दोनों के अंदर परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है। इसी के कारण एक को क्रिस्टलीय ठोस में रखा गया और दूसरे को अक्रिस्टलीय ठोस में रखा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका, जो हमने आकार वाला पॉइंट पढ़ लिया, दूसरा एग्जाम्पल देख लिए। आगे और पॉइंट है कि इनका जो गलनांक होता है वो फिक्स होता है, गलनांक नियमित होता है, नियमित होता है। सपोज कर लो कोई एक पदार्थ है, क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसका गलनांक मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, तो एक फिक्स तापमान पे पिघलना स्टार्ट हो गया, नियमित गलनांक। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें क्या होता है, एक परास होती है, गलनांक एक रेंज में चलता है, गलनांक की परास होती है, रेंज में चलता है, रेंज में। जैसे सबसे पहले ये 100 डिग्री पे पिघलना स्टार्ट हुआ, तो 100 डिग्री से लगाकर ये मान लो 130 डिग्री सेल्सियस तक पूरा पिघल जाए, एक साथ नहीं पिघलता, एक रेंज में चलता है, एक परास होती है। तो ये दोनों का गलनांक भी अलग अलग होता है, और भी इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम आगे बढ़ेंगे।